मित्रों नमस्कार। आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे इम्पोर्टेंट जजमेंट को लेके आया हूँ आपके बीच में, जो जीएसटी के अंतर्गत आने वाली एक अजीबोगरीब समस्या का निदान करने वाला है। ये समस्या मैं देख रहा हूँ कई राज्यों में समय समय पर आ रही है और इसका निदान भी अपने अपने स्टाइल से किया जा रहा था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के द्वारा इस समस्या को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही डिटेल में क्लियर अपनी ओपिनियन दे करके समाप्त कर दिया है। मित्रों, समस्या क्या है? समस्या एक अजीबोगरीब ये है कि जब एक माल का मूवमेंट होता है, एक ट्रांजैक्शन या एक ट्रांसपोर्टेशन कहें, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में जो ई-वे बिल जारी होता है, उसके अलावा उसी ट्रांजैक्शन में दूसरा ई-वे बिल भी जारी हो गया। तो क्या ये दूसरा ई-वे बिल जारी होना अपराध है जीएसटी के अंतर्गत? ऐसा डिपार्टमेंट कहता है कि ये अपराध है, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये अपराध नहीं है। और ये कौन से मामले में कहा? ये महत्वपूर्ण और ये इम्पॉर्टेंट मामला है गोविंद तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रिट टैक्स नंबर 600 ऑफ 2022। इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्डर हुआ और डेट ऑफ ऑर्डर है 17/5/2022। ये अभी मई के महीने में 17 तारीख को ये अपना ऑर्डर डिलीवर किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने। अब इस ऑर्डर में मामला क्या है? ये है कि जो माल था उसकी सेल की गई थी, उसको बेचा गया पानीपत के एक डीलर ने और उसको एक्सपोर्ट किया नेपाल के लिए, नेपाल के एक डीलर के लिए। तो एक इनवाइस जारी हुई और इनवाइस के साथ साथ ई-वे बिल भी जारी हो गया और ई-वे बिल जब जारी हुआ तो माल का मूवमेंट आगे हो गया। लेकिन जब ये माल पानीपत से चलकर नेपाल के बॉर्डर पर पहुंचा तो वहाँ एक नई समस्या आ गई। और वो समस्या क्या थी? वो कोविड से संबंधित समस्या थी कि नेपाल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके तहत ये नियम है कि साहब ड्राइवर जो है उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो विजिटर हैं उन्होंने जो सेकेंड डोज ली हुई है उसकी 14 दिन के अंदर ही वो विज़िट कर सकते हैं, उसके 14 दिन के बाद कर सकते हैं विज़िट, ऐसा कुछ वहाँ पे नियम था। उस नियम के तहत रिजल्ट ये आया कि वो ड्राइवर जो है वो एंटाइटल नहीं निकला नेपाल में एंट्री करने के लिए। मजबूरन उसने अपना माल ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो गोदाम था गोरखपुर में उसमें उतार दिया। अब नए ट्रक की ज़रूरत पड़ी कि सब नया ट्रक लाए, तो माल पूरा ट्रक का था नहीं, दूसरा ट्रक के लिए मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन टाइम लगने का वजह क्या हुई? तो वो तो सामने आ गई, लेकिन उससे दिक्कत क्या हुई? ये कि ई-वे बिल का टाइम समाप्त हो गया। अब जब थोड़ा टाइम के बाद जब नए ट्रक का इंतजाम हुआ कि जो माल को नेपाल के अंदर लेकर के एंट्री करेगा, तब तक ई-वे बिल का तो टाइम ख़त्म हो चुका था। तो मजबूरन रूल 132 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि साहब वो 138 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसमें ई-वे बिल का होना ज़रूरी है, इसको देखते हुए ट्रांसपोर्टर ने एक नया ई-वे बिल उसी ट्रांजैक्शन के लिए जारी कर दिया, जिसमें सेलर वही पानीपत का, पाने वाला नेपाल का और ट्रांसपोर्टर वो। केवल अंतर क्या हुआ कि ये ई-वे बिल दूसरा हो गया, नया हो गया और ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी हो गया। जैसे ही मूवमेंट हुआ वैसे ही उन्होंने उसको डिटेन कर लिया और 129 की कार्रवाइयाँ हो गई इसमें। अब ये मामला चलता हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया। अब इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 ई-वे बिल क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्वेश्चन था केवल। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया तो उसमें पिटिशनर ने कहा कि देयर इज़ नो इंटेंशन ऑफ इवेजन ऑफ द टैक्स एंड द गुड्स इन क्वेश्चन आर फुल्ली कवर्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। जो हमारे एक्ट में, जो रूल्स में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनको पूरी तरह से पालन करते हुए ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मौके पे पाए गए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। जहाँ से माल आया वही माल वहीं से आ रहा है और जहाँ से घोषित है वहीं जा रहा है और माल में भी कोई कमी नहीं है। तो कमी क्या है? तो क्यों एक रूल 138 की कंप्लायंस करने के लिए कि साहब उसका टाइम ख़त्म हो गया था और टाइम बढ़ाया भी नहीं जा सकता था, तो इसलिए उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर ने प्रिकॉशनरी बेसिस पर ऑनेस्टी के साथ में एक दूसरा ई-वे बिल जारी कर लिया
ये तो पिटिशनर ने कहा इस बात पे, और बड़े गुड फेथ में ये उनके द्वारा कार्यवाही की गई। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट ने अपना जो कहा, वो डिपार्टमेंट ने ये कहा कि साहब इसमें तो इनको एक्सटेंशन का प्रोविज़न है, सेक्शन 138 में ये इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो इन्होंने एक्सटेंड क्यों नहीं किया पहले वाले ईवी बिल को, इसलिए ये गलती कर रहे हुए हैं और ये इसमें समथिंग रॉन्ग है। तो इस पर जब ये मामला ऑनरेबल कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने इसको बहुत ही क्लियरली, इसको जो फाइंडिंग दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या दी? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्प्यूट दैट द गुड्स इन क्वेश्चन वर डिस्पैच्ड बाय द पिटिशनर नंबर 1 फ्रॉम द पानीपत हरियाणा अंडर वैलिड इनवॉइस and valid papers. The goods in question were intercepted and seized by the respondent on hyper-technical ground and assumption without there being any allegation of intention to evade payment of tax. The second e-way bill was generated bona fidely and in circumstances beyond control of the petitioner. जो कि अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था, वो ऑनेस्टली पिटिशनर नंबर 1 जो सेलर है और पिटिशनर नंबर 2 पिटिशनर नंबर 2 ट्रांसपोर्टर है। तो इसके ट्रांसपोर्टर के मन में इस रूल और एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करने की इतनी ऑनेस्टली फीलिंग थी कि उन्होंने कहा कि साहब अगर इसका टाइम ख़त्म हो गया और दूसरा अब कोई चारा नहीं तो एक नया जारी कर दिया, वो भी ट्रांसपोर्टर ने जारी कर लिया, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये हाइपर टेक्निकल ग्राउंड में चला गया है। हाइपर टेक्निकल ग्राउंड है ये कि साहब अगर ये नहीं हुआ तो ये हो गया, टेक्निकल पॉइंट है। इसमें क्या किया जा सकता है कि अगर वो उसका समय ख़त्म हो गया तो उसको नया ई-वे बिल डाउनलोड कर लिया। इसमें क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं था इसलिए ऐसा किया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा सिंस द गुड्स वर कवर्ड बाय द वैलिड डॉक्यूमेंट्स देयरफॉर इट कुड नॉट हैव बीन डिटेन्ड और सीज्ड and hence the entire proceedings were totally arbitrary, illegal and without jurisdiction. बिना किसी jurisdiction के क्यों jurisdiction क्यों नहीं था? जो इसलिए कि जो पेपर चाहिए वो तो मौके पे मौजूद थे। arbitrarily और totally wrong basis पे इसको रोका गया है। The action of the respondent in seizing the goods in question is evidently an act of harassment to the petitioners, breach of their fundamental rights guaranteed under Article 14 of the Constitution of India and blatant abuse of power by the respondent. Abuse of power. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इतने सख्त शब्दों का में इसको लिखा कि भाई जब आपका रूट पर कोई पेपर में कमी नहीं है और उसने दूसरा जारी कर दिया उसमें भी कोई कमी नहीं है, उसमें भी पाने वाला वही है और भेजने वाला वही है, कोई कमी नहीं है, तो इस आधार पर इसको डिटेन करना और सीज करना एक अब्यूज़ ऑफ पावर ऑफ द रिस्पोंडेंट है। अब क्वेश्चन ये उठा कि फाइनली इसमें रिजल्ट क्या आया। अब ये फॉर ऑल द रीजन्स फॉर स्टेट इम्प्यूग्ड डिटेंशन order dated 7/3/2022, the seizure order dated 13/3/2022 and notices or dated 22/3/2022 are hereby quashed, being totally arbitrary and illegal. The goods and vehicle in question seized by the respondents are directed to be released forthwith. Immediately सारे सब नीचे के ऑर्डर्स को, नोटिस को क्वैश किया करके इमीडिएटली गाड़ी और माल को छोड़ने का ऑर्डर किया गया। लेकिन इसके साथ में द रिट पिटीशन इज अकॉर्डिंगली अलाउड विद द कॉस्ट ऑफ 50,000 टू ईच ऑफ द पिटिशनर। ईच ऑफ द पिटिशनर मतलब 50,000 पिटिशनर नंबर 1 जो कि सेलर है, 50,000 पिटिशनर नंबर 2 जो कि ट्रांसपोर्टर है। टोटल 1 लाख which the respondents shall pay the petitioner within 4 weeks from today. आज से 4 हफ्ते के अंदर इसको पेमेंट करेंगे। ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लगा दी। तो मित्रों एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर किन्हीं परिस्थितियों वश एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही ट्रांसपोर्टेशन में
अगर उसी समव्यवहार के लिए जो ई वे बिल है उसका टाइम ख़त्म हो जाता है या कोई और नई समस्या उत्पन्न हो जाती है, परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और दूसरा मजबूरन दूसरा ई वे बिल जारी कर लिया जाता है, तो ये कोई अपराध नहीं है और इसके आधार पर सीजर किया जाना पूरी तरह से इलीगल है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है और मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह की परिस्थिति सामने आएगी तो उसमें ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट अपना काम करेगा, गाइडलाइन के रूप में काम करेगा और समस्या का निदान करेगा। नमस्कार मित्रों, ये भी बताइएगा कि आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।